हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, अब हम क्या करने जा रहे हैं, शेयर कैपिटल का हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं बच्चे। इससे पहले हमने कंपनी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। अभी हम पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस क्या होता है वो देखने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, समझिए इस बात को। बेटा आपसे अगेन थ्योरी में 3 नंबर का आपसे इसमें डिफरेंस पूछेगा कि पार्टनरशिप फॉर्म में और कंपनी बेसिक डिफरेंस क्या होता है। तो हम इसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते देखिए क्या है। सबसे पहला पॉइंट कहता है मोड ऑफ फॉर्मेशन, आखिर ये बनते कैसे हैं, पार्टनरशिप बनता ही कैसे है, कंपनी कैसे बनती है। तो ध्यान दीजिए, पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस क्या है। कहता है इट इज सेटअप बाय एन एग्रीमेंट। आपने पढ़ा होगा पार्टनरशिप में बच्चे कि पार्टनरशिप रिटन और ओरल दोनों हो सकते हैं, और ये एग्रीमेंट के द्वारा होता है। जब दो व्यक्ति आपस में किसी काम को करने के लिए एग्री हो जाते हैं और उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को एक एग्रीड रेशियो में, एग्रीड शेयर में बांटने को तैयार हो जाते हैं, तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। और ये रिटन ओरल दोनों हो सकता है। तो इट इज सेटअप बाय एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स। रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। रजिस्ट्रेशन जो है बच्चे इसके अंदर वो कंपल्सरी नहीं है, रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कंपनी में रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। ये रिटर्न ओरल दोनों हो सकता है। अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी ध्यान दीजिए पार्टनरशिप एक्ट, ये आजादी से पहले ही बन गया था बेटा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी अगर आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखते हैं तो वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा अभी तक चल रहा है। इसके अंदर कोई संशोधन नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन कंपनी या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या होती है, इट इज सेटअप बाय द रजिस्ट्रेशन। देखो यहाँ पे बोल रहा था रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी, यहाँ पे कह रहा है इट इज सेटअप बाय द रजिस्ट्रेशन अंडर द कंपनी एक्ट 2013। बेटा अभी तो 2013 चल रहा है, या फिर और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट, और पिछले जो भी प्रीवियस कंपनी एक्ट है उसमें। मैंने लास्ट वीडियो में बार बार आपको बताया कि प्रीवियस एक्ट क्या था, 1956 था, कंपनी एक्ट 1956, याद रखना, कभी ना कभी थ्योरी में काम आ जाएगी बात। तो इन दोनों का फॉर्मेशन, पार्टनरशिप का फॉर्मेशन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा होता है, और कंपनी का फॉर्मेशन कंपनी एक्ट 2013 या फिर उससे पहले कोई भी लॉ थे उसके द्वारा किया जाता है। उसके रजिस्ट्रेशन एक्ट में इनका नाम रजिस्टर्ड होता है। अगला क्या कहते हैं, रेगुलेटरी एक्ट। कौन सा रेगुलेटरी एक्ट है, ध्यान दीजिए, इसके लिए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 काम करता है, उसके हिसाब से पार्टनरशिप बनता है। और इसके हिसाब से क्या बेटा, कंपनी एक्ट 2013, उसके हिसाब से कंपनी क्रिएट होती है। अगला नंबर ऑफ मेंबर। बेटा मेंबर पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, इसमें अक्सर कंफ्यूजन होती है। एक एक नंबर में अक्सर एग्जाम में पूछेगा, एक नंबर जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन शुरू के जो 20 क्वेश्चन होते हैं उसमें। देखिए पार्टनरशिप में एक बात है कि पार्टनरशिप कम से कम 2 मेंबर होंगे, पार्टनरशिप में कम से कम 2 मेंबर होंगे, इसलिए कहा जाता है मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इज 2 एंड द मैक्सिमम 50। वही मैक्सिमम 50 किसके हिसाब से, एज पर द सेक्शन 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसके बारे में बेटा मैं आपको एक अपडेट देता हूं। जब कंपनी एक्ट 2013 आया था ना बच्चे, तब उस टाइम पे कहा गया था मिनिमम 2 पार्टनर होंगे और मैक्सिमम होंगे 100। लेकिन 2013 जैसी खत्म हुआ, 2014 में एक रूल आया, देखो नीचे लिखा हुआ है रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट। रूल 10 ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में रूल चेंज हुआ 2014 में। ध्यान दो 2014 में, अगर ये डेट याद रहेगा तो आपका नॉलेज का भंडार आ जाएगा। पहले कहा गया मिनिमम 2 और मैक्सिमम 100, लेकिन 2014 में उसमें अमेंडमेंट आ गया और उसमें कह दिया कि मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, मैक्सिमम 50 होगा। ठीक है, तो अगर नॉलेज रहेगी तो कहीं भी काम आ जाएगी बात ये। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर कितने होते हैं, तो आप कहेंगे 2 होते हैं, और मैक्सिमम कितने होते हैं, 50 होते हैं। लेकिन अगर ये पूछा जाए कंपनी एक्ट 2013 में कितना कहा गया था, कंपनी एक्ट 2013 में मिनिमम 2 मैक्सिमम 100 कहा गया था। उसके 1 साल के बाद 2014 में उसमें अमेंडमेंट लाकर उसको चेंज करके कह देगा कि मैक्सिमम 50 से ज्यादा नहीं रहेंगे। आगे की बात समझ में आ रही होगी, आगे बढ़ते हैं। ये तो पार्टनरशिप के केस में हो गया। कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के केस में भी 2 तरह की बातें होती है। कंपनी कैसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी। अगर प्राइवेट कंपनी है तो बेटा देखो क्या कहता है, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2 मेंबर होंगे, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम 2 मेंबर होंगे। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होंगे, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है उसमें। ध्यान दीजिए क्या कहते हैं, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, सबसे पहले पब्लिक कंपनी के बारे में बात कर रहा है। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7। अब मेंबर में कौन कौन से लोग होते हैं, शेयर होल्डर हो गए, मालिक हो गए, डायरेक्टर हो गए, ये सब मिला के मिनिमम कम से कम 7 लोग होने चाहिए। तो इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम मेंबर इज 7 विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, यानी पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम लिमिट कुछ नहीं होता। यानी अगर बात करें इसके अंदर तो मिनिमम कितने होंगे, 7, और मैक्सिमम कितने होंगे, इन्फिनिटी आप कह लो पब्लिक कंपनी के केस में। लेकिन अगर यही प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पार्टनर होंगे, ठीक है, मैक्सिमम इसमें 50 होते हैं, मैक्सिमम पार्टनर्स में भी कितने होते हैं, 50। ठीक है बच्चे, आई होप यहां तक बात क्लियर होगी। अगला पॉइंट देखिए,
अगला क्या बात आती है, अगली बात आती है बेटा लायबिलिटी कि पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या है। ये पार्टनरशिप की लायबिलिटी और ये कंपनी की लायबिलिटी। पार्टनरशिप की लायबिलिटी क्या है, पार्टनरशिप की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, क्योंकि पार्टनरशिप में जो तो आपस में पार्टनर है, कंपनी कल को जब डिसॉल्व होती है, क्योंकि ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया होगा, उसमें देखा होगा कि जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं फर्म के अंदर वो सभी पार्टनर मिलकर पूरा करते हैं, पूरा पे आउट करते हैं। डिसोल्यूशन में आपने पढ़ा ही होगा। तो लायबिलिटी पार्टनर्स की कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है, जबकि लायबिलिटी कंपनी की कैसी होती है, लिमिटेड होती है कुछ केस में, और कुछ केस में अनलिमिटेड। ध्यान से देखिए क्या कहता है, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम। याद रखो, इससे पहले वाली वीडियो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर आपने कोई 100 रुपए का शेयर खरीदा है और उस पर अभी तक आपने सिर्फ 40 रुपए पे किए हैं और कंपनी की डूबने की हालत आ गई, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ बनती है जितना 60 रुपए जो आपका रह गया। 100 रुपए का शेयर खरीदा था, 40 ही अब तक पहुंचाए हैं, 60 अभी देना बाकी है, तो आपकी जो मैक्सिमम लायबिलिटी वो 60 की ही है, उससे ज्यादा की नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे कहता है लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ द शेयर हेल्ड बाय देम और अमाउंट गारंटेड टू बी पेड और वाइंडिंग अप इन केस ऑफ द कंपनी। कंपनी के बंद होने के केस में, कंपनी को पूरा डिसॉल्व होने के केस में, वाइंड अप होने के केस में आपको कितना पे करना पड़ेगा, जितने की आपने गारंटी पे की थी, जितने का आपने शेयर खरीदा था उतना ही पे करना है। लेकिन हाउएवर, जबकि इन केस ऑफ अ कंपनी विद अनलिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज अनलिमिटेड। जनरली कंपनी की लायबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड होती है अगर आप शेयर होल्डर हैं, लेकिन कुछ कंपनी ऐसी होती है जिनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। वैसे केस में कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचकर कंपनी की लायबिलिटी को पे आउट किया जा सकता है। ठीक है बच्चे, अगला ध्यान दीजिए। अगला पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। आखिर प्रॉफिट कैसे बढ़ता है, देखो पार्टनरशिप में प्रॉफिट आपको मालूम है कि वो सब पार्टनरशिप डीड होती है। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बढ़ेगा कि पार्टनरशिप डीड में क्या बात तय हुई है। पार्टनर ए बी सी, 3 पार्टनर है, आपको याद होगा, पार्टनर ए बी सी, इनका रेशियो 3:2:1 ये तय हुआ, तो इसी हिसाब से प्रॉफिट बढ़ेगा। देखो क्या कहता है, प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। और ये भी बात मालूम होगी, पार्टनरशिप डीड रिटर्न ओरल दोनों हो सकती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड के हिसाब से बढ़ेगा। और इक्वली हो सकता है, हमने इक्वली की बात कर रही थी, और इक्वली इफ पार्टनरशिप डीड डजंट एग्जिस्ट, अगर पार्टनरशिप डीड बनाना ही भूल गए तो पार्टनरशिप के केस में प्रॉफिट इक्वली बढ़ेगा। और अगर पार्टनरशिप डीड आपने बनाया है तो पार्टनरशिप डीड में जो बात तय की गई है उसी के हिसाब से आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करोगे। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं। कंपनी के केस में क्या होता है, कंपनी के डायरेक्टर डिसाइड करते हैं कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड देना है। शेयर होल्डर जो कंपनी में शेयर्स खरीदते हैं उनको बदले में क्या मिलता है, साल के एंड में कंपनी का मुनाफा मिलता है, और कंपनी का मुनाफे का जो हिस्सा उनको मिलता है उसको डिविडेंड कहते हैं। तो ये कौन तय करता है, इट डिपेंड ऑन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। याद करो पिछली वीडियो में, इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में मैंने बताया आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक मेमोरेंडम जो है वो कंपनी के बाहर के राइट्स एंड ड्यूटीज तय करता है, और एक जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैटर तय करता है कि कंपनी कैसे डील करेगी। तो वही बात कर रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि डायरेक्टर क्या चाहता है कि कंपनी कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करे। कंपनी हमेशा चाहेगी कि जो शेयर होल्डर उसको अच्छा प्रॉफिट मिले। कारण क्या होता है कि जितना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा लोग उतना ज्यादा अट्रैक्ट होंगे उस कंपनी के शेयर खरीदने में, उस कंपनी के शेयर खरीदने में उतना ज्यादा वो रुचि दिखाएंगे। ठीक है बच्चे, आगे ध्यान दीजिए। ये बड़ा 5 नंबर का 6 नंबर का आपसे पूछेगा। देखिए इसमें मेरी स्लाइड थोड़ी सी मिस होगी इसलिए मैंने इसको अपने हाथों से लिखा है। ध्यान दीजिए, अब इसका क्या पॉइंट रहेगा, एक लास्ट का पॉइंट रह रहा है ऑडिट का। ऑडिट में क्या कहता है, यहाँ पे पार्टनरशिप की बात हो रही है और यहाँ पे कंपनी की बात हो रही है। ध्यान दीजिए, ऑडिट क्या है, पार्टनरशिप में ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। अब ऑडिट क्या होता है, ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट मैंडेटरी। देखो यहाँ पे ये बात बोल रहा है, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज नॉट मैंडेटरी। नॉट मैंडेटरी बोला है यहाँ पे, कारण क्या है नॉट मैंडेटरी का मतलब, देखो पार्टनरशिप में जब पार्टनरशिप डीड ही रिटर्न ओरल कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर ओरल में बातें भी चेंज हो सकती है, ऐसे उसका रजिस्ट्रेशन ही जब कंपलसरी नहीं है तो उसका ऑडिट भी क्या है, कंपलसरी नहीं। आप चाहो तो करा सकते हो। ऑडिट का क्या मतलब होता है, अकाउंट्स को चार्टर्ड अकाउंट से चेक करवाना। लेकिन कंपनी के केस में ऑडिट जो है वो कैसा है, मैंडेटरी है। अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को आपको मैंडेटरी ऑडिट कराना ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैनेज। आखिर मैनेज कैसे होता है, तो बिजनेस में भी मैनेज बाय ऑल। आपने पार्टनरशिप की परिभाषा में पढ़ा होगा कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन में कहा जाता है कि पार्टनरशिप या तो सभी पार्टनर द्वारा मिलकर पार्टनरशिप को चलाया जाए या सभी पार्टनर के बदले कोई एक पार्टनर बिजनेस को चलाए। एक्टिंग फॉर ऑल ये वर्ड आपने पढ़ा होगा। देखो क्या कहता है, बिजनेस में बी मैनेज बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल।
या तो सभी पार्टनर द्वारा चलाया जाए या तो एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाए जो सभी पार्टनर को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, ये पार्टनरशिप के अंदर मैनेज होता है। लेकिन बिजनेस के अंदर कौन मैनेज करता है? बिजनेस इज मैनेज बाय द डायरेक्टर। क्यों? आपने लास्ट वीडियो में देखा था, सुना था आपने कि कंपनी अपने शेयर लाखों लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, तो क्या लाखों लोग एक कंपनी में आके कंपनी को चला सकते हैं? क्या नहीं चला पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, मीटिंग में, दैट इज एजीएम, पहले भी लिखा था फिर लिख रहा हूं, एजीएम, एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें किसको डायरेक्टर बनाना, हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा। तो यहाँ पे पार्टनरशिप को सभी पार्टनर मिलकर चला सकते हैं या एक पार्टनर मिलकर चला सकता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टर चलाते हैं। शेयर होल्डर क्या लिखा है, हु आर इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर, और इलेक्टेड का मतलब इलेक्शन होता है। वो कहां होता है? एनुअल जनरल मीटिंग में। एक मीटिंग होती है साल में एक बार, उसमें इलेक्शन होता है कि इस बार कंपनी का डायरेक्टर कौन होगा। जनरली कंपनी के पुराने मालिक ही डायरेक्टर होते हैं उसके अंदर। उसके बाद क्या है, ट्रांसफर ऑफ शेयर। देखिए दोनों में जो डिफरेंस है, ट्रांसफर ऑफ शेयर की बात आती है, पार्टनरशिप में शेयर ट्रांसफर जनरली नहीं होते, लेकिन यहाँ पे अगर पार्टनरशिप में 2 या 3 पार्टनर है तो वो अपना अधिकार अपने बच्चों को दे सकते हैं अनटिल, जब तक सभी पार्टनर एग्री ना हो जाए। जैसे अ पार्टनर कैन नॉट ट्रांसफर हिज शेयर टू एनी अदर पर्सन विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर। अगर एक भी पार्टनर ने मना कर दिया तो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है बच्चे, तो जनरली यहाँ पे शेयर ट्रांसफर नहीं होते, लेकिन यहाँ पे सभी पार्टनर की कंसेंट चाहिए, तभी शेयर आप अपने मालिकाना हक किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में, कंपनी के केस में बेटा आपको समझना पड़ेगा कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें शेयर ट्रांसफर नहीं होते। लिखा है एक्सेप्ट इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के केस में शेयर ट्रांसफर नहीं होते। प्राइवेट कंपनी कौन होती है? प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसके मिनिमम 2 मेंबर होते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 50 होते हैं, और उनका पेड अप कैपिटल भी कम होता है। तो वो अपने शेयर, और उनके शेयर मार्केट में लिस्ट भी नहीं होते, मतलब शेयर बाजार में लिस्टेड भी नहीं होते, तो बेच भी नहीं पाएंगे। उसके अलावा नॉर्मली जितनी भी कंपनी होती है सारे के सारे ट्रांसफर ऑफ शेयर इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड, मतलब उनको शेयर को ट्रांसफर करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये 3 से 5 नंबर का आपसे जरूर पूछेगा, डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी। आई होप यहाँ तक आपको चीजें क्लियर होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपके कमेंट को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।